नमस्कार, मैं वेद प्रकाश हूँ और भाई साहब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमें मिलने का अवसर मिला है ज्ञानेश्वरी दीदी से और आज हम उनसे बात करेंगे। दीदी, आपका स्वागत है भाई साहब पॉडकास्ट में। नमस्कार। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये आपके द्वारा डेवलप किया हुआ हॉस्पिस है। यहाँ तो पहले भी हम आके जा चुके हैं जी। यहाँ जो सेवा का भाव है और जो आध्यात्म है, यहाँ पे लगता है दोनों एकम एक हो गया है। हाँ तो जी। और आपका जुड़ाव भी बहुत लंबे समय से आध्यात्म से रहा है जी। तो इसके बारे में और विशेष रूप से उस जर्नी के बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। और सिर्फ हॉस्पिस की बात नहीं बल्कि आप अपने आध्यात्म और पूरे उस आध्यात्म का शायद एक हिस्सा है ये। जी, मैं लुधियाना से हूँ और मेरी स्कूलिंग कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना पंजाब का फर्स्ट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग थी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, फिलॉसफी और योग से और एजुकेशन से मैंने 3 विषयों से मैंने मास्टर्स किया। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज का सानिध्य बचपन से मुझे मिला। वो ऐसे मिला कि हमारे नाना भी गुरुजी के शिष्य थे और माता पिता अपने विवाह से पहले गुरुजी से दीक्षित थे। और हमारा जन्म हुआ तो जिसे कहते हैं कि विरासत में हमें गुरुदेव का सानिध्य और गुरुदेव के संस्कार और उनकी शिक्षाएं मिली, उनका आशीर्वाद मिला। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश करने के बाद मैंने 1992 में मैंने घर छोड़ दिया था और मैं गुरुदेव के श्री चरणों में चंडीगढ़ आ गई थी। चंडीगढ़ आकर मैंने आगे की अपनी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से कंप्लीट की। फ़िलॉसफी में और एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद गुरुदेव के ही चरणों में रहकर विभिन्न हमारे संस्था के ही जो प्रोजेक्ट्स थे, जो काम थे, जैसे कॉलेज में मैं वाइस प्रिंसिपल रही। फिर मैंने हमारी एक वहाँ से मासिक पत्रिका निकलती है डिवाइन रेडियंस, उसकी मैं को एडिटर भी रही। ये सब करते करते साथ में अपनी साधनाएं करती रही और 6 वर्ष तक गुरुदेव के निर्देशानुसार अपनी साधनाएं पूर्ण करते हुए 1998 अप्रैल में मैंने हरिद्वार के महाकुंभ में परमाराध्य गुरुदेव से संन्यास की दीक्षा ली। और वहीं से एक सन्यासी का जीवन, साधना तो 92 में प्रारंभ हो गई थी लेकिन पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन 98 से प्रारंभ हुआ। 25 वर्ष हो गए मुझे सन्यास लिए। और गुरुदेव का शरीर 2002 में गुरुदेव का भौतिक शरीर शांत हुआ और उससे पहले मैं 95 से मध्य प्रदेश आती थी, लेकिन पूर्ण रूप से 2003 से गुरुदेव का निर्देशन जैसे जैसे मिलता रहा, उनकी कृपा और उनका मार्गदर्शन पहले मिलता रहा और बाद में ऐसा लगा कि शायद मेरे को यहीं रहने के और काम करने के लिए उन्होंने यहाँ के लिए तैयार किया था। और 2003 से मैं यहीं पर हूँ मध्य प्रदेश में। जबलपुर में हमारा जो ग्वारी घाट में एक विद्यालय है, ब्रह्मर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ, वो विद्यालय हम लोगों ने गुरुदेव ने 1999 में स्टार्ट किया था। विद्यालय चल रहा था, छात्रावास चल रहा था, मैं बीच बीच में आती थी, परंतु जिस उद्देश्य के साथ, जिस संकल्प के साथ वह विद्यालय की स्थापना की गई थी वो उस गति से नहीं चल पा रहा था। तो 2003 से मैंने इसका बीड़ा उठाया और तब से लेकर मैं यहीं पर हूँ। 10 बच्चों से हमने वह विद्यालय प्रारंभ किया था। आज उसमें 550 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल भी है जहाँ? जी, पहले अभी तक हम लोग 99 से लेकर अब तक वहाँ पर केवल लड़कों का छात्रावास था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि लड़कों के लिए सरकारी स्तर पर भी और अन्य स्तरों पर भी शिक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। और अब लोगों में, जैसे पहले जब हमने ये छात्रावास प्रारंभ किया था तो मुझे याद है कि जब मैं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी तो हमें दिन भर बैठकर लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप अपने बच्चे को हमारे साथ भेजिए पढ़ने के लिए, तो लोग डरते थे।
उनको लगता था कि या तो ये हमारे बच्चों को बेच देंगे या इनसे मजदूरी कराएंगे, या ये सन्यासी लोग हैं, क्या पता ये हमें उन बच्चों को भी सन्यासी बना दें। तो उनमें एक डर था। तो बहुत मुश्किल से हमने 10 बच्चों को तैयार किया था और फिर उनको देखकर हर साल बच्चे आने लगे। लेकिन अब ये स्थिति है कि लड़कों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बेटियां ग्रामीण क्षेत्रों से और आदिवासी क्षेत्रों से बेटियां अभी भी नहीं निकल पा रही हैं। और इसलिए मेरा संकल्प था कि, और गुरुदेव का भी ऐसा निर्देश भी था कि समाज के एक इस विशेष वर्ग के लिए, नारी वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए मुझे भूमिका निभानी है। तो बस गुरुजी के उसी निर्देश के का पालन करते हुए इस वर्ष से हम लोगों ने छात्रावास में केवल कन्याओं की व्यवस्था रखी है। हाँ, वो विद्यालय तो बहुत स्थापित है, वहाँ के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। और समाज में लौकिक लोग ऐसे ही हैं कि रिजल्ट देखते हैं फिर आकर्षित होते हैं। अब तो वहाँ भीड़ लगने लगी है जी। अभी तो एडमिशन के समय हम लोगों को परेशानी होने लगती है। इस हॉस्पिस के आरंभ किए लगभग 10 वर्ष हो गया है। जी, 10 वर्ष से ऊपर हो गए। हाँ, 10 वर्ष हो गया है। बहुत सारे आपके अनुभव रहे होंगे और वो अनुभव सिर्फ भौतिक और उन व्यक्तियों के, उनको हम पेशेंट नहीं कहेंगे, हर व्यक्ति हर अवस्था में जीवनी होता है जी। फिर वो बहुत सारे आध्यात्मिक और वैचारिक और सैद्धांतिक भी अनुभव बहुत तरह के हुए होंगे, क्योंकि जीवन को सहज रूप से आकर्षण के रूप में लोग देखते हैं और जीवन उनके लिए सुंदर होता है। और उसके विपरीत दूसरे पोल पे लोग मृत्यु को देखते हैं। हाँ, जो मृत्यु भी सत्य है। हाँ, और जो सत्य है सभी शिव है और सुंदर है। तो वहाँ पे कोई सौंदर्य भाव का आपने अनुभव किया और किस तरह के आध्यात्मिक अनुभव रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि परमात्मा ने इस प्रकार की सेवा के लिए हमें चुना, क्योंकि हॉस्पिस एक ऐसी सर्विस है जो पाश्चात्य देशों में तो बहुत कॉमन है, लेकिन भारत में बहुत रेयर फिनोमिनन है ये। भारत में आप ये देखिए कि लगभग 150 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन वाला ये देश है और 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में 15 भी फुली वर्किंग या फुल ऑक्यूपेंसी से वर्किंग हॉस्पिसेस नहीं हैं। आप सोचिए कि कितनी मतलब इतने बड़े देश में 15 हॉस्पिसेस भी नहीं हैं जो पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हों। गिनती के हॉस्पिसेस हैं और हमारे शहर में ले लीजिए, हमारे शहर में लगभग, अभी मेरी 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी कि 7 से 8 हज़ार बेड्स हैं टोटल सारे हॉस्पिटल्स के मिला के। लेकिन कैंसर के टर्मिनल पेशेंट्स जो होते हैं, पैलिएटिव केयर वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए इस कैंपस से बाहर कोई बेड नहीं है। और ये तो सिर्फ अपने शहर की बात मैं कर रही हूँ। प्रदेश में केवल एक हॉस्पिस है, पूरे प्रदेश में केवल एकमात्र हॉस्पिस है, विराट हॉस्पिस। और लोग मेरे से जो प्रश्न आपने किया, यही प्रश्न बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं और मैं खुद भी कई बार अपने आप पे हैरान होती हूँ कि क्या हम ये सही में कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने सोचने से तो नहीं हो पाता। ये ईश्वर ने हमें ये सेवा दी है तो उनकी कृपा ही है। और मैं दोनों प्रोजेक्ट्स को जब देखती हूँ, विद्यालय का भी और विराट हॉस्पिस का भी, तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि विद्यालय के प्रकल्प में जब हम देखते हैं, वो सुबह है, ये शाम है। वहाँ हम सवेरे छोटे छोटे आने वाले जीवन का स्वागत करते हैं बच्चों के रूप में। वहाँ आने वाले जीवन का स्वागत है, उनका अभिनंदन करते हैं कि जीवन प्रवेश कर रहा है। और यहाँ जो है वो जीवन की सांझ है, विदाई देते हैं। वहाँ एंट्री है और ये एग्जिट है। तो दोनों चीज़ों को अनुभव करते हैं कि वहाँ बच्चे स्कूल में आते हैं चहचहाते हुए, उम्मीदें लेकर और सपने लेकर, लेकिन यहाँ जब लोग यहाँ से विदा होते हैं तो जीवन के सपने कुछ के पूरे होते हैं, कुछ के नहीं पूरे होते, विदाई होती है। हमारा प्रयत्न केवल इतना होता है कि जो लोग यहाँ से हमारे पास से विदा हो रहे हैं, उनको हम पीस, कंफर्ट और डिग्निटी
शांति से जाएं, कंफर्टेबली जाएं और सम्मानजनक तरीके से जाएं, क्योंकि कैंसर का पेशेंट जब लास्ट स्टेज में होता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खुद तो डिप्रेशन में होता है, उसके साथ साथ पूरा परिवार डिप्रेशन में होता है, और उसके डिप्रेशन के चलते पेशेंट को एक समय ऐसा आता है कि खुद मरीज़ ये अनुभव करने लगता है कि मैं पूरे परिवार पे बोझ हूँ, मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है, मेरी मुक्ति हो जाए तो अच्छा है। और ऐसे में परिवार को भी यही, एक दिन परिवार भी यही महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं ना, तो अगर हमें कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट लग रही है तो हम उसको बहुत रेलिश करके खाते हैं, और अगर वही चीज़ हमारे पास बहुत थोड़ी सी मात्रा में है तो हम और उसको आराम आराम से धीरे धीरे खाते हैं, एंजॉय करके खाते हैं कि नहीं इसको, ये अच्छी चीज़ है, इसको बाद में खाएंगे, आराम से खाएंगे। लेकिन जिसके पास जीवन ही इतना सा बचा है वो कैसे रेलिश करेगा उसको? हाँ, कीमती है, बचा के रखें। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति ये देखता है कि इसके पास जीवन बहुत कम बचा है, तो उसको, वो उसके बारे में कल्पना नहीं कर पाता जी। तो हमारा जो संस्था की, हमारे इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन है, वो टैगलाइन ही है कि वी आर ट्राइंग टू ऐड लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडेड टू लाइफ। राइट। जब हम जीवन के दिन नहीं बढ़ा सकते तो जितने दिन हैं हम उन दिनों में जीवन बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जक्सटेपोज करके देखें तो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम और मेडिकल केयर, जिसमें जो जितने वेल ऑफ हैं या डेवलप्ड कंट्री के ज़्यादातर बुज़ुर्ग हॉस्पिटल और आईसीयू में मरते हैं, हाँ, और फिर उनके अंतिम दिनों को ऐसा कष्ट में बनाया जाता है, तो सभी के परिवारों में कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि अंत में उनको आईसीयू में रख दिया, शरीर में 4 छेद कर दिया और 6 पाइप लगा दिए, हाँ, परिवार से भी दूर है। तो ये जो व्यवस्था है, हाँ, जिसमें वो वेस्टर्न नैरेटिव के तहत लोगों ने विश्वास कर लिया है कि ये केयर के लिए ज़रूरी है, हाँ, मौत को 2 दिन और 1 दिन और 8 दिन टालने के लिए ये जो कष्ट देते हैं, और ये हमारा एक उसी तरह की चीज़ है, थोड़ा बहुत ओवरलैप नहीं, कर रहा उसमें है। अंतर है। हाँ, तो उसमें हम किस अंतर तरह है। से यहाँ वेस्टर्न अंतर मेडिकल केयर में जो वो आईसीयू है और इसमें अंतर है। आपने देखा होगा कि विराट हॉस्पिस जो है ये किसी हॉस्पिटल की तरह नहीं बना है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ हमने इसको नाम ही दिया है विराट हॉस्पिस होम विद होप, अ होम विद हार्ट एंड होप, जिसमें भावनाएं भी हैं और आशा भी है। और यहाँ पर वहाँ के जो मेडिकल केयर सेंटर्स होते हैं उसमें परिवार का कोई व्यक्ति साथ में नहीं रह सकता, लेकिन हमारे यहाँ जब हम किसी मरीज़ को एडमिशन करते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार परिवार का एक व्यक्ति जो भी रहना चाहे वो यहाँ रह सकता है। उसका रोल इतना ही है कि उनके मरीज़ को एक मॉरल सपोर्ट रहती है कि हमारे परिवार ने हमें छोड़ा नहीं है, और रहना चाहे तो रह सकता है, कंपल्शन नहीं है, लेकिन हम अलाउ करते हैं। और उनकी भी भोजन व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब यहीं रहती है, और ये पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था है। और इसीलिए हम लोगों ने इसको एक इस टाइप की लुक दी है कि आप कभी बहुत सवेरे आकर देखें तो गांव के जो यहाँ पर मरीज़ होते हैं वो सवेरे से लेकर नाश्ता करने से लेकर शाम की चाय तक, मतलब सवेरे की चाय से लेकर शाम की चाय तक वो ठंड में धूप में बैठकर पीते हैं। वो महसूस करते हैं कि घर में घर जैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ गौशाला भी है, गौशाला है, गाय का दूध है, उनके लिए गिर गाय है, देसी गाय का दूध अवेलेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की व्यवस्था है उनके लिए। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब मरीजों के लिए है। और जब मरीजों के साथ, एक दूसरे के मरीजों के साथ उनके गांव के लोग आकर बैठते हैं तो बिल्कुल सवेरे से चौपाल टाइप से यहाँ का वातावरण होता है। कई तरह के विषयों पर चर्चाएं होती हैं, उसमें राजनीति पर भी बात करेंगे, त्योहारों पर भी बात होती है, संस्कारों पर भी बात होती है, रीति रिवाजों पर भी बात होती है, और हर तरह के विषयों पर उनके परिवार के लोग बैठते हैं। और कई बार तो जैसे अभी क्रिकेट का मैच था, वर्ल्ड कप फाइनल था, तो मरीजों ने और उनके परिवार के लोगों ने सबने इकट्ठे बैठकर मैच भी देखा। इसको कहते हैं लाइफ और सोसाइटी के बीच रहने का मजा। जी, और ये उनको, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मरीज हॉस्पिटल में होता है
तो वो अपने आप को बहुत दयनीय महसूस हाँ, और करता है। वहाँ पे वो कट जाता है, वहाँ अकेलापन जो जी, काटता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंडिविजुअल रूम्स नहीं रखे जी। हैं, हमने डॉर्मेट्री सिस्टम रखा है, ताकि मरीज जब घर में होता है ना, तो घर में वो अपने आप को अकेला बीमार पाता है और बाकी स्वस्थ दिखते हैं। लेकिन यहाँ जब डॉर्मेट्री में होता है तो उसको ये देखकर बहुत संतोष होता है कि अकेला मैं बीमार नहीं हूँ, सभी हैं और एक मेरे साथ से रह रहे हैं। ज्यादा बीमार वाले भी हैं, मेरे से ज्यादा तकलीफ में भी हैं लोग। तो उसको जब हम निश्चित रूप से अपने से वर्स कंडीशन में किसी को देखते हैं ना, जी। तो हमें लगता है कि नहीं, वी आर बेटर। तो पेशेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो जब देखते हैं ना कि नहीं, ये सामने वाले को तो मेरे से भी ज्यादा तकलीफ है, मेरे साथ तो परिवार का एक व्यक्ति है, इसके साथ तो उतना भी नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर सारे त्योहार मरीजों के साथ मनाते हैं। होली है, दिवाली है, भाई दूज है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, नवरात्रि है, हम सभी त्योहार उनके साथ मनाते हैं और उनके साथ उनको ये महसूस नहीं होने देते कि आप घर से बाहर हैं। जो लोग जाना चाहते हैं त्योहार पर घर, उनको हम भेजते भी हैं। बिल्कुल लाइवली माहौल बना रहता जी। है कि हम कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। घर परिवार के बीच में। जैसे आज सवेरे डॉक्टर साहब आए तो उनकी गाड़ी फंस गई इधर नर्मदा जी के किनारे। छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, एक कम्युनिटी सेंस का। तो यहाँ के मरीज के 2-3 जो परिवार के लोग यहाँ अटेंडेंट्स थे, जब उनको पता चला कि डॉक्टर साहब की गाड़ी कहीं फंस गई है, सड़क से नीचे उतर गई थी, तो वो ठीक नहीं आ पा रही थी, तो सब दौड़ कर गए। जैसे एक घर के सदस्य के लिए कोई घर के किसी सदस्य को कोई समस्या आ गई, तो सारे घर के मेंबर्स तुरंत दौड़कर जाते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो हम साथ दें। पौधों में पानी देना है, कहीं कोई सब्जी तुड़वानी है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो लोग साथ में जाकर खुद खड़े होकर वो उसको अटेंड करते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं। तो एक गांव जैसा बसा हुआ है। हाँ, मतलब ये कि जहाँ मरीज के परिवार के लोगों को ये पता है कि हम लोगों को कोई भी मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। जी। और कई पेशेंट्स का जो लास्ट स्टेज होता है वो बड़ा कष्टकर होता है, तो उस स्टेज में फिर जाके पेशेंट भी कहता अब हमें दुनिया छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमें इच्छा मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए। जी, ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। जी जी आती हैं, पर वो क्योंकि हमारे देश में परमिसिबल नहीं है। हाँ। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कोशिश करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसोल करते हुए। हमें भी सत्य का पता है, उनको भी पता है और उनके परिवार वालों को भी पता है, लेकिन हमें सिर्फ शब्दों के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। बट हाँ, ये अंतर ज़रूर है कि यहाँ पर आने के बाद पेशेंट जो है बेटर एनवायरनमेंट, बेटर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में रहता तो शायद नहीं, ऐसे केसेस भी होते हैं। इतना सरवाइव करना उसके लिए वहाँ और मुश्किल था। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पेशेंट आई थी, अभी शायद वो है भी, वो पेशेंट हमारे पास एम्स भोपाल से आई थी। अच्छा। और सब जगह से लोगों ने कह दिया था कि आप इसको हॉस्पिस में ले जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता, और वो कोमा में थी जी। लेकिन यहाँ आने के 15-20 दिन बाद वो कॉन्शियसनेस आ गई और अब वो चलने लगी है। ग्रेट। क्योंकि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स और एनवायरनमेंट एंड सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिशन और प्रेयर्स, मुझे लगता है कि बहुत काम करता है। वही बात है कि हम उनके जीवन में दिन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जितने दिन हैं उनमें जीवन जरूर बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, और यही हमारी टैगलाइन है। दीदी, निवेदन है हॉस्पिस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये
हमारे यहाँ पर ब्लॉक्स में हम लोगों ने व्यवस्था की है। जी। ब्लॉक्स हैं हमारे, 5 ब्लॉक्स हैं और ये पांचों ब्लॉक्स जो हैं ये पंच तत्वों की अवधारणा पर है। जैसे ये आप देख रहे हैं समीर है, ये इसके बाद गगन है, वो अग्नि है, वो जल है और वो क्षिति है। क्षिति जल पावक गगन समीर। तो पंच तत्वों की अवधारणा पर है कि ये जीवन जो है ये पंच तत्वों से बना है, पंच भौतिक तत्वों से, और ये पुनः उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है। तो इसी अवधारणा से है। एक ब्लॉक है, इसमें 2 वार्ड्स हैं और दोनों वार्ड्स में 6 बेड्स हैं। तो 12 पेशेंट्स के लिए एक ब्लॉक है, उसी में कनेक्टेड टॉयलेट ब्लॉक है, लिविंग एरिया है, रिक्रिएशन एरिया है, पेशेंट्स के अटेंडेंस के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए वहाँ पे बैठने की सारी व्यवस्था है। और ये समीर है, ये गगन है, और वो जो अग्नि है, अग्नि में किचन है हमारा, कुकिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है। तो जो पेशेंट्स चल फिर सकते हैं वो वहीं आकर खा लेते हैं। हाँ। और जो नहीं चल सकते हैं वो उनके लिए बेड के ऊपर बेड पर थाली जाती है, और जो मुंह से नहीं खा सकते हैं उनके लिए ब्लेंडेड डाइट रहती है पूरी। और उधर आगे जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो बिल्डिंग हमारी आगे हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है। उसमें अभी बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू मंथ्स हम लोग रेडिएशन की मशीन्स की व्यवस्था कर रहे हैं। मशीन्स हमारी CSR में कोल इंडिया और RAC की तरफ से हमारी सैंक्शन हो गई हैं, और विद इन अ फ्यू मंथ्स वो मशीन्स इंस्टॉल हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो मेडिकल कॉलेज में और कैंसर डिपार्टमेंट में जो लंबी क्यू है पेशेंट्स के लिए रेडिएशन के लिए, जिसके कारण कई बार ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है, तो उससे हम मरीजों को बचा पाएंगे। तो ये तो एडिशन होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। जी जी जी। तो वील बी एंटरिंग फेज 3 नाउ। थर्ड फेज में आ जाएंगे हम, हॉस्पिटल पार्ट में, ट्रीटमेंट पार्ट में आ जाएंगे। जी। अभी तक जैसे हम लोग 10 साल में अराउंड 2000 पेशेंट्स को केटर कर चुके हैं। अच्छा। जी। लेकिन हम बचा नहीं पाए पेशेंट्स को, मुश्किल से 2-4। बट आगे हम लोग अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है, टाइमली डायग्नोज, अर्ली डायग्नोज होता है, तो वी कैन बी एबल टू सेव सम लाइव्स। तो ये भविष्य में क्या हॉस्पिटल का भी कुछ शेप लेगा? जी, ये हॉस्पिटल का शेप लेगा, पर्टिकुलरली कैंसर हॉस्पिटल। कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है नो डाउट, बट स्टिल इतनी ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स है वहाँ पर भी कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कई बार डिले हो जाता है, तो उसके कारण उनकी बीमारी बढ़ जाती है। अभी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर सर्विसेज की आवश्यकता था ही। बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। और आज हमारा सौभाग्य था, दीदी ने हमें इतना समय दिया और इस पवित्र संस्था विराट हॉस्पिस को देखने समझने का हम सबको मौका मिला। इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।